कक्षा 9th के विज्ञान विषय के हम मॉडल पेपर को हल कर रहे थे, जिसमें अपना मॉडल पेपर 3 नंबर का अपना चल रहा था। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, उनका हल मैंने करवा दिया। जो रिक्त क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको खाली स्थान भरना होता है, उन क्वेश्चनों का भी मैंने हल डाल दिया है। और जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर एक दो शब्द में या 2 शब्दों में या एक लाइन में देना होता है, उनका भी मैंने हल करवा दिया। आज की जो वीडियो है उसमें मैं लघुतरात्मक क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा, और मैं साथ में जो है हल लिख के भी लेके आया हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ उन सभी क्वेश्चनों के हल को एक कॉपी में नोट भी कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में एक ऑथेंटिक परिभाषा दे पाएँ हर चीज़ की। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले भाग ब से। भाग ब का जो पहला क्वेश्चन, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा आपसे ये गया है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट करना। जैसे पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो उनके अलग अलग गुण होते हैं, उन गुणों में अंतर हमें बताना है। जैसे जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता जिस पात्र में आप डालोगे। तो इसको मैं सभी का जो आंसर है वो आगे लेके आया हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको एक एक पॉइंट आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि मिश्रण किसे कहते हैं, और जो नीचे के दिए गए मिश्रण हैं उनको पृथक करने की विधियां हमसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन यौगिकों के नाम पूछे गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बोर का परमाणु मॉडल का चित्र बनाने को कहा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कि कोशिका के अंग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बिजली घर कहते हैं, तो उसे क्यों कहते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि पादप जगत के प्रवाह चित्र के माध्यम से वर्गीकृत कीजिए। प्रवाह चित्र के माध्यम से हमें पादप जगत को वर्गीकृत करना है, तो उसका भी मैं हल लेके आया हूँ। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, वस्तुओं के एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण हमें बताने हैं। तो आप वृत्तीय गति जितनी भी आपकी गतियाँ लगती हैं, जैसे सरलरेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति, आवर्ती गति, दोलन गति, तो उनको आप अच्छे से याद कर लें। पिछली बार ये वृत्तीय गति के बारे में इसने पूछा है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ अन्य प्रकार के बारे में पूछ लें। नेक्स्ट आपको है कॉलम 1 को कॉलम बी से सुमेलन करना है, इसका भी मैं हल लेके आया हूँ। और इसका हल मैं, चलो आपको करना है इसका हल, इसका आंसर आप मेरे को बता देना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके कोई 2 अनुप्रयोग बताने हैं। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, वह भी, इसका भी आंसर मैं लेके आया हूँ। सोनार किसे कहते हैं, सोनार का फुल फॉर्म पूछा है हमें, सोनार की फुल फॉर्म पूछी है। और चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार से करता है, इसका कारण पूछा है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर क्या है। और लास्ट जो बैक खंड का आपका क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है और कैसे होता है। तो जल प्रदूषण का जो ये क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहली जो अवस्था आती है, मान ली ठोस है, तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, उसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप दबा भी नहीं सकते। उसको विसरण, उसमें किसी भी द्रव्य या गैस का विसरण उसमें नहीं हो सकता, यानी कि आप उसके अंदर से किसी भी द्रव्य या गैस को गुजार नहीं सकते। कणों की जो स्थिति होती है वो बहुत ही निकट निकट कण होते हैं, इसमें बहुत ही पास पास कण होते हैं, और उन कणों के मध्य आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। आयतन जो होता है ठोस का निश्चित होता है, घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये दृढ़ प्रकृति के होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, ठोस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द्रव्य की। तो जो द्रव्य होता है उनका आकार निश्चित नहीं होता, आप जिस भी पात्र में इसको डालोगे वह उसी पात्र का आकार धारण कर लेगा। संपीड़न का गुण अगर देखें तो द्रव्य में संपीड़न का गुण नहीं होता, आप उसको दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते। विसरण, विसरण जो द्रव्य होता है उसमें से आप ठोस या गैस को गुजार सकते हो। नेक्स्ट है कणों की स्थिति। कणों की स्थिति की बात करें अगर, तो कण तो जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और कणों के मध्य आपको स्पेस यानी कि पर्याप्त स्थान भी देखने को मिलेगा द्रव्य के अंदर। कणों में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमजोर प्रकृति का होता है, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर होता है द्रव्यों में। आयतन इनका निश्चित होता है, जैसे अगर आपके पास कोई पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ अगर 1 लीटर के आयतन में है, तो उसका जो आयतन है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी पात्र में रख दें। नेक्स्ट है घनत्व। द्रव्य अवस्था में घनत्व की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा घनत्व कम होता है। घनत्व कहने का मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल में किसी भी पदार्थ के कितने कण हैं। तो द्रव्य जो होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा उनका घनत्व कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दृढ़।
जो द्रव्य होते हैं वो दृढ़ नहीं होते, यानी कि कठोर टाइप के नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ का जो प्रकार है वो है गैस। तो गैसों का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, आप जिस भी पात्र में इसको डालोगे उसी का ये आकार धारण कर लेगा। संपीड़न, जो गैसों के अंदर एक गुण पाया जाता है संपीड़न का। सामान्यतः जो घरों में गैस सिलेंडर उपयोग किया जाता है उसमें जो गैस होती है उसको संपीड़ित करके उसमें डाला हुआ होता है। तो आप गैस को दबा सकते हो, क्योंकि कणों के मध्य स्पेस रहता है, तो आप जब उसको दबाओगे तो वो स्पेस कम हो जाएगा और गैस को कण पास पास में आ जाएंगे, तो संपीड़न का गुण उसमें होता है। विषण, गैस में से आप देखो, किसी भी गैस में से आप कोई भी गैस जो होती है वो गुजर सकती है, उसमें विषण का गुण पाया जाता है। तो गैसों में संपीड़न का भी गुण पाया जाता है और गैसों का विषण बहुत तीव्रता से होता है। कणों की स्थिति की अगर बात करें तो दूर दूर कण होते हैं और उनके मध्य, कणों के मध्य बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। कणों में जो आकर्षण बल की बात करें तो न के बराबर होता है और वे एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं और हमेशा गति करते रहते हैं गैसों के कण। आयतन की बात करें तो आयतन इनका निश्चित नहीं होता। घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम होता है और ये दृढ़ तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। ये थे तीनों पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, उनमें अंतर। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 था कि मिश्रण किसे कहते हैं और निम्नलिखित घटकों के पृथक करने की हमें विधि बतानी। तो मिश्रण क्या होता है कि द्रव्य, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया और इस प्रकार से उत्पन्न पदार्थों को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब या अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाना परंतु उनके मिलने के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप कोई दो पदार्थों को आपस में मिलाते हो तो उनका मिश्रण तो बन जाता है, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और नेक्स्ट आपको इनकी विधियाँ बतानी थी पृथक करने की। तो दही से मक्खन को पृथक करने की विधि होती है अपकेंद्रण विधि। एक्चुअली में अपकेंद्रण विधि में होता यूँ है कि जो आपके पास पदार्थ है उसको तेज घुमाया जाता है। घुमाते वक्त जो होता है पदार्थ जो आपके पास है उसमें जितने भी भारी पार्टिकल होंगे वो पात्र की तलाई में जम जाएंगे और जितने भी हल्के पार्टिकल्स होंगे वो उस पदार्थ की सतह पर आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब दही को भिगोया जाता है तो जो मक्खन जो होता है वो हल्का रहता है, तो वो क्या रहता है, उस पूरे पदार्थ के ऊपर की सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से उसको पृथक किया कर लिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपकेंद्रण विधि। ठीक है। दूसरा है नमक से कपूर को अलग करना। देखो सामान्यतः कपूर जो होता है उसमें एक गुण क्या पाया जाता है कि ऊर्ध्वपातन एक क्रिया पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसी गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए या परिवर्तित हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह गुण पाया जाता है कपूर में। तो आप नमक से कपूर को जब अलग करोगे तो आप उसको रख दीजिए, कपूर क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाएगा और नमक आपका रह जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, ऊर्ध्वपातन विधि। और जल से तेल को पृथक करने का जो मेथड है वो है पृथककारी कीप। देखो सामान्यतः क्या होता है कि जो तेल जो होता है वो जल की अपेक्षा हल्का रहता है और जब भी आप इन दोनों को मिलाओगे जल और तेल को तो जो तेल होगा वो जल की सतह पर तैरने लगेगा। तो आप इस पूरे जो आपके पास मिश्रण होगा जल और तेल का उसको एक कीप में डालिए। जैसे ही आप उसको कीप में डालोगे भारी जो पानी है वो नीचे और रहेगा और जो तेल है वो ऊपर की सतह पर रहेगा। तो जो आप कीप को नीचे से खोलकर पानी को अलग निकाल लीजिए और जैसे तेल की मात्राएं बचे उस कीप के अंदर आप जो कीप का जो टोंटी है उसको बंद करके उस तेल को वहाँ पे इकट्ठा कर ले। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं पृथककारी कीप के माध्यम से आप जल से तेल को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम हमें बताने थे। तो ये पहला है Al2SO4 इसको कहते हैं, जो SO4 होता है इसको सल्फेट कहते हैं और सल्फेट जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। Ca कैल्शियम होता है और Cl क्लोरीन होता है और यहाँ पर क्लोरीन के दो अणु है तो कैल्शियम क्लोराइड। K पोटेशियम होता है और SO4 को मैंने बताया ये सल्फेट होता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम और CO3 जो होता है वो कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन था आपका कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना था। तो बोर ने जो परमाणु का जो मॉडल का जो चित्र बनाया था, सेंटर में उसने नाभिक को दर्शाया था और उसके चारों तरफ कक्षाओं को, पहली कक्षा जिसका नाम उसने K बताया था
और इसको कहते हैं n बराबर 1 यानी कि 1 नंबर कक्षा। 2 नंबर कक्षा जिसको नाम दिया था l, 3 नंबर कक्षा जिसको नाम दिया था m, और 4 नंबर कक्षा उसका नाम दिया था l। तो अगर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है और उनकी कक्षाओं के नामों के अकॉर्डिंग उसको दर्शाते जाना है, k l m n इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका में कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, उसको कोशिका का जो बिजली घर कहते हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भोजन पदार्थों को ऑक्सीकृत कर, जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा का निर्माण करता है, और जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है हमारे शरीर में, और ये बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं जैसे अपन कोई कार्य करते हैं उसमें भी काम में आती है, या अन्य जो जितनी भी शरीर के अंदर गतिविधियाँ चलती रहती हैं तो यह ऊर्जा उन कार्यों को संपन्न कराने में काम आती है। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पादप जगत के एक प्रवाह चित्र के माध्यम से वर्गीकृत करना था। तो पादप जगत जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, अपुष्पबधित और पुष्पबधित। अपुष्पबधित में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 भागों में डिवाइडेशन था, और जिसमें से जो थैलोफाइटा था उसको भी नेक्स्ट 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु। जबकि जो पुष्पबधित है उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, नग्नबीजी और आवृतबीजी, और आवृतबीजी को भी 2 भागों में डिवाइड किया था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आपको इस प्रकार का पूरा आरेख बनाना है एग्जाम में भी और अभी वीडियो को देखने के पश्चात अपनी कॉपी में भी। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया था वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और वस्तु के एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण बताने। तो वृत्तीय गति क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में घूमने वाली वस्तु की गति को कहते हैं वृत्तीय गति। एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित पथ में जो अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसके घूर्णन को अपन कहते हैं वृत्तीय गति, ठीक है। घूमना वह वृत्तीय गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मानव द्वारा निर्मित जितनी भी उपग्रह हैं जो धरती के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यह भी एक वृत्तीय गति है। दूसरा है एक घूमता हुआ छत का पंखा, जो पंखा घूमता है वो एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करता है, जब घूमता है वह, तो वह भी एक कौन सी गति है, वृत्तीय गति। और एक चलती कार का जो पहिया जो होता है वो गोल घूमता है, एक वृत्ताकार सर्कल के रूप में घूमता है, तो वह भी एक क्या हो गया, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपको मिलान करना था। नेक्स्ट आपसे पूछा है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखो। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसमें उछाल आता है, और वह उछाल प्रतिस्थापित पानी के आयतन के बराबर होता है, यानी कि वस्तु का जो जितना वजन कम होगा और जितना आयतन अधिक होगा वस्तु नहीं डूबेगी। यानी कि वजन कम हो और आयतन अगर वस्तु का ज़्यादा है तो वह वस्तु किसी भी तरल पदार्थ या पानी में नहीं डूबेगी। और इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बलून होता है, गुब्बारा जो होता है वो वहाँ हवा में उड़ता है, क्योंकि जो बलून का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, जबकि जो उसका आयतन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि जो पानी का जहाज होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसके बाद आपको इसके अनुप्रयोग बताने थे, 2 अनुप्रयोग बताने थे, तो आप इनमें से कोई भी 2 अनुप्रयोग बता सकते हो। जैसे इसका उपयोग करके जो जहाज होते हैं, पनडुब्बियाँ होती है, उनकी डिजाइनिंग करी जाती है। दूध की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए जो लैक्टोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा घनत्व, अगर आपको किसी तरल पदार्थ का घनत्व अगर पता लगाना है तो उसके लिए भी आप जो हाइड्रोमीटर उपयोग में लाते हो वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। और इसका उपयोग हाइड्रोलिक लिफ्टों में किया जाता है, जो हाइड्रोलिक लिफ्टें होती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। तो सोनार का जो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसका उपयोग जो पानी के जहाज होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए
पराध्वनि का प्रयोग किस प्रकार से करता है, यानी कि वो अपनी जो पराध्वनि का उपयोग करता है वो उसको किस प्रकार से वो पता लगाता है कि उसके सामने शिकार कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उच्च आवृत्ति के एक पराश्रव्य ध्वनि को छोड़ता है। ये तरंगे अवरोध या शिकार द्वारा परावर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुँचते हैं, यानी कि अगर उसके सामने कोई शिकार है तो जो ध्वनि उसने उत्पन्न करी है या छोड़ी है वो उस शिकार से टकराएगी और वहाँ से टकराने के पश्चात वापस परावर्तित होकर चमगादड़ के कान में पड़ेगी, जिससे वह पता लगाएगा कि वह जो शिकार है उससे कितनी दूरी पर है, कार है, यानी कि शिकार का कितना बड़ा आकार है, उसका पता उसको इससे चल जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताना था। देखने में दोनों शब्द एक जैसे सुनाई देते हैं कि प्रबलता और तीव्रता एक ही चीज़ होगी, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। तीव्रता क्या चीज़ होती है? 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में अगर कोई ध्वनि तरंग एकांक क्षेत्रफल से कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है वो उसकी तीव्रता है। जबकि जो प्रबलता होती है वो एक्चुअली में संवेदनशीलता होती है अपने कानों की, कि कानों की संवेदनशीलता की माप को क्या कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। जितनी ज़्यादा ध्वनि प्रबल होगी अपना कान उतना ही उसको संवेदन करेगा, सुनेगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं जबकि प्रबलता को अपन माप नहीं सकते। और 3 नंबर जो है ध्वनि की तीव्रता का संबंध ऊर्जा से है, यानी कि अगर किसी भी ध्वनि के अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी, वह उतनी तेज़ी से गति करेगी, जिसके कारण वो एकांक क्षेत्रफल से उतनी ज़्यादा गुजरेगी। जबकि जो ध्वनि की प्रबलता है वो तरंग की ऊर्जा की तुलना में हमारे कानों की संवेदनशीलता पर अधिक निर्भर करती है, कि हमारे जो कान हैं वो जितने ज़्यादा संवेदनशील होंगे हम उतनी ज़्यादा प्रबलता की ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद अभी भी जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो बाकी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।